डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली इंश्योर करता है जब मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो वो प्रोसेसेस एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करें। या हम बोल सकते हैं जब मल्टीपल प्रोसेसेस कनकरेंटली किसी रिसोर्स को शेयर करते हैं, मेमोरी को शेयर करते हैं, तो उनकी वो जो कनकरेंटली एक्सेस है उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी के चांसेस होते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए, इनकंसिस्टेंसी को ख़त्म करने के लिए प्रोसेस को सिंक्रोनाइज किया जाता है, जिसको हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है ताकि हम समझ सकें कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही थी जिनकी वजह से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इसको बिल्कुल हम बेसिक से देखते हैं। तो उसको देखने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को समझने के लिए हम पहले मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग या जिसको टाइम शेयरिंग बोलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हुआ कुछ यूँ, जो पहला कॉन्सेप्ट है उसमें वो है नॉन प्रीएम्पशन का। उसमें ऐसा हो रहा था कि जब रेडी स्टेट में मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेसेस आ गए तो उन प्रोसेसेस में से एक प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट किया जाता था। वो प्रोसेस पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होता, फिर बारी आती अगले प्रोसेस की। वो प्रोसेस सीपीयू के पास जाता, अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता, टर्मिनेट हो जाता। यहाँ पर जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं वो एक सीक्वेंस मोड में रन हो रहे हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम बात करें प्रीएम्पशन की केस की, जिसमें जो प्रोसेसेस हैं वो प्रीएम्प्ट हो रहे हैं। वो प्रीएम्प्ट किस बेस पर हो रहे थे? यूनिट ऑफ टाइम के बाद वो प्रीएम्प्ट हो रहे थे, जो कि था टाइम क्वांटम, जो उसकी पहली रीजन थी, और दूसरी रीजन थी प्रायोरिटी। प्रोसेस 1 आया, जब उसको सीपीयू एलोकेट किया गया तो प्रोसेस 1 ने जो है सीपीयू के पास एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम तक रहना है। सीपीयू उसको एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करता है। जब उसका वो यूनिट ऑफ टाइम पूरा हुआ वो वापस प्रीएम्प्ट हो जाता है रेडी क्यू में। अगला प्रोसेस जाता है, वो एक यूनिट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट होता है, वापस आ जाता है रेडी क्यू में। इसी तरह से पैरेलली वो जो प्रोसेसेस हैं वो चल रहे होते हैं। जबकि ये जो हमारे पास है यूनी प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग में तो पैरेलल प्रोसेसेस चलेंगे ही चलेंगे। प्रीएम्पशन के केस में भी जो प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं मल्टीपल एक ही टाइम। और हो सकता है कि जब वो प्रीएम्पशन हो रही थी, जब वो प्रोसेसेस जो है वो सीपीयू के पास जाते हैं, वो किसी एक ही रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, वो मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने के लिए है, जो कि पैरेलली चल रहे हैं, उनको सिंक्रोनाइजेशन की बेस पर दो कैटेगरीज या दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहली जो उसकी टाइप है प्रोसेस की, उसको बोला जाता है कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। और दूसरे नंबर पर जो इसकी टाइप है वो है इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस की, तो ये वो प्रोसेसेस हैं जब ये एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो इनकी एग्जीक्यूशन से किसी दूसरे प्रोसेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ना ये खुद इफेक्टेड होते हैं। जबकि जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं ये वो टाइप है जब ये एग्जीक्यूट होते हैं तो इनकी एग्जीक्यूशन से कोई और प्रोसेस जो है वो इफेक्ट हो सकता है, और ये खुद भी इफेक्ट हो सकते हैं किसी और प्रोसेस की एग्जीक्यूशन से। जरूरी नहीं है कि ये इफेक्ट हो, लेकिन हो सकता है कि ये इफेक्ट हो और करें, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि इनकी एग्जीक्यूशन की वजह से कोई और प्रोसेस जो है वो इफेक्टेड हो। तो अब ये जो इफेक्ट हो रहे हैं ये कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, इनकी रीजन क्या है? जबकि इंडिपेंडेंट के अंदर भी प्रोसेसेस हैं वो इफेक्ट नहीं हो रहे। अब इनकी जो बेसिक रीजन है वो ये है कि ये कुछ ना कुछ जो है वो शेयर कर रहे हैं। जो शेयरिंग है ये रीजन है उस इफेक्ट की। अब शेयर ये क्या क्या कर सकते हैं? जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं, हो सकता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस किसी एक मेमोरी को शेयर कर रहे हो,
या ऐसा हो सकता है कि वो कोड को शेयर कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है वो किसी एक वेरिएबल को शेयर कर रहे हो मल्टीपल प्रोसेसेस, या ऐसा हो सकता है कि वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो। अब रिसोर्स कौन कौन से हो सकते हैं हमें पता है, जो प्रिंटर है ये एक रिसोर्स है, इसी तरह से स्कैनर है, सीपीयू है, ये सारे क्या है जी, रिसोर्सेज हैं जिनको ये शेयर कर सकते हैं। इस शेयरिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, इस शेयरिंग की वजह से एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन इफेक्ट कर रही है दूसरे प्रोसेस को। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जो ये कहता है कि प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करो ताकि किसी एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन से दूसरे प्रोसेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो। अगर उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया जाएगा तब इनकंसिस्टेंसी के चांसेस हैं, तब डेडलॉक के चांसेस हैं, स्टारवेशन के चांसेस हैं, तो इसलिए उसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा प्रोसेसेस को। अब हम इसको जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक प्रिंटर जो कि एक रिसोर्स है, और एक टाइम में हम क्या करते हैं जी, 3 प्रोसेसेस को रन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसेस नंबर 1 है, प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 3। यहां पर यूनी प्रोसेसर सिस्टम को हम मानकर चल रहे हैं और प्रीएम्प्टिव के केस को देख रहे हैं जी यहां पर। अब प्रोसेस नंबर 1, एक ही टाइम पर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस नंबर 1 के अंदर है हमारे पास एडोब रीडर की एक फाइल जिसका मैं प्रिंट देता हूं और उसके हैं 10 पेजेस। प्रोसेस नंबर 2 जो है ये है एमएस वर्ड की एक फाइल जिसके हैं 8 पेजेस। प्रोसेस नंबर 3 जो है इसके अंदर जब ये एग्जीक्यूट होगा, इसकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या है, इसके अंदर है पीपीटी जो कि है पावर पॉइंट के पेजेस जो कि है 9 पेजेस। अब होना कुछ यूं है कि प्रोसेस नंबर 1 को जब सीपीयू दिया जाएगा, 1 सेकंड के बाद वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा, अगले प्रोसेस की बारी आएगी। 1 सेकंड के बाद वो प्रीएम्प्ट होगा, अगले प्रोसेस की बारी आएगी। पहले सेकंड में जब प्रोसेस नंबर 1 चला, इसने प्रिंटर को एक्सेस किया, रिसोर्स को एक्सेस किया, इसके 2 पेज प्रिंट हुए। अगले सेकंड में वर्ड के 2 पेज हो गए, अगले सेकंड में इसके 2 पेज प्रिंट हो गए। तो यहां पर जो पेजेस हैं वो सारे के सारे मिक्स हो रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी आ रही है यहां पर। उसकी वजह क्या है कि कनकरंटली ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं ये एक हार्डवेयर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तीनों प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज किया जाएगा ताकि ये इनकंसिस्टेंसी नहीं आए। तो आप देखते हैं आजकल जब भी आप प्रिंट देते हो तो प्रिंटर में क्या होता है जी, स्पूल बनता है, जिसकी वजह से एक प्रोसेस पहला पूरे का पूरा टर्मिनेट होता है, फिर बारी आती है अगले प्रोसेस की, और जो प्रिंट किए हुए पेजेस होते हैं वो अलग अलग हमें मिल जाते हैं। वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वहां पर हुई हुई है। अगर हम इसको डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल लें, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अगर हम डेली लाइफ से मिलाएं, फॉर एग्जांपल एक चौक है, चौराहा है जिस पर ट्रैफिक चलती है। अब अगर वहां पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं होंगी, ट्रैफिक वार्डन नहीं होगा, तो मल्टीपल व्हीकल जो एक्सेस करने की उसको कोशिश कर रही हैं, वो जब सारी की सारी चलेंगी तो क्या होगा, डेडलॉक आ जाएगा, वहां पर ट्रैफिक जैम हो जाएगी। तो उसको, उस इनकंसिस्टेंसी को खत्म करने के लिए वहां पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाती हैं जो कि सिंक्रोनाइज करती हैं ट्रैफिक को। पहले एक साइड की ट्रैफिक चलती है, दूसरी की पास कर दी जाती है, फिर दूसरी साइड की ट्रैफिक चलती है, ताकि किसी किस्म की इनकंसिस्टेंसी वहां पर नहीं आए। ये है रीजन किसकी जो है वो आप समझ सकते हो। ये एग्जाम्पल है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, एक डेली लाइफ में आप इसको देख सकते हो। अब इस पूरे की पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब वो जो प्रॉब्लम है उसको रेस कंडीशन भी बोला जाता है। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको रेस करके एक यहाँ पर मैं प्रोग्राम लिखता हूँ और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 2। ये दोनों प्रोसेसेस एक वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं जो कि है x और उसकी वैल्यू है 5। अब हमने इन दोनों प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले हम इसको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एग्जीक्यूट करते हैं, अलग अलग दोनों प्रोसेसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को पैरेलली एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो देखते हैं कि इन दोनों की आउटपुट हमें क्या मिलती है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस नंबर 1 को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोसेस नंबर 1 रीड वो कर रहा है x को, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5। वो कहता है x के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो, x की वैल्यू हो गई 6 और उसको राइट कर दिया, उसको अपडेट कर दिया। जैसे ही उसको अपडेट किया तो x की वैल्यू वेरिएबल के अंदर कितनी हो चुकी है 6। प्रोसेस नंबर 1 एग्जीक्यूट हो चुका है, इसकी सारी इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन 2 और इंस्ट्रक्शन 3 ये तीनों एग्जीक्यूट हो गई। अब हमने प्रोसेस नंबर 2 को चलाना है। बारी आ गई प्रोसेस नंबर 2 की।
अब जब बारी आई प्रोसेस नंबर 2 की, तो x की वैल्यू कितनी है 6, क्योंकि ये अपडेट हो चुकी है। तो यहां पर रीड किया उसने x को, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6, उसमें से एक को डिक्रीमेंट करना है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक हो गया, और उसने 5 को राइट कर दिया। तो इस पहले केस के मुताबिक हमारे पास x की वैल्यू है 6, प्रोसेस नंबर 1 जब चला तो हमें आउटपुट मिली, सॉरी x की वैल्यू तो स्टार्ट में 5, जब प्रोसेस नंबर 1 चला तो हमें प्रोसेस नंबर 1 को एग्जीक्यूशन के बाद जो आउटपुट मिली वो हमें मिली 6। इसके बाद जब प्रोसेस नंबर 2 एग्जीक्यूट हो गया तो तब हमें वैल्यू कितनी मिली 5 मिली, क्योंकि उसमें से एक डिक्रीमेंट हो गया। होना भी ऐसे चाहिए था, यहां पर एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी है और एक का डिक्रीमेंट हुआ, तो हमें यही वैल्यू मिलनी थी। अब हम इन दोनों प्रोसेसेस को पैरेलल मोड में चलाते हैं। यहां पर हमारे पास x की वैल्यू फिर से हम कर देते हैं 5 कर देते हैं और इसको रन करते हैं जी, ठीक हो गया जी। यहां पर इसको भी रन कर रहे हैं और इसको मैं मिटा देता हूं। अब प्रोसेस नंबर 1 जैसे ही चला उसने रीड किया x को, रीड करने से x की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अभी वो रीड कर ही रहा था कि इसी टाइम पर प्रीएम्प्ट हो गया, प्रीएम्प्शन हो गई। जैसी प्रीएम्प्शन हुई तो इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई और प्रोसेस नंबर 1 से सीपीयू ले लिया गया, सीपीयू एलोकेट कर दिया गया किसको, प्रोसेस नंबर 2 को। प्रोसेस नंबर 2 के पास जब आया तो उसने रीड किया तो x की वैल्यू कितनी है जी 5, वो कहता है 5 में से एक को डिक्रीमेंट कर दो। 5 में से एक को डिक्रीमेंट किया तो आंसर क्या आया 4, उसने 4 को राइट कर दिया। जैसे यहां पर तो हमारे पास P2 की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब जैसे ही उसने इसको राइट किया फौरन से फिर से प्रीएम्प्शन हो गई। अब बारी किसकी आ गई, प्रोसेस नंबर 1 की, क्योंकि सीपीयू ने यूटिलाइज होना ही होना है, सीपीयू कभी भी आइडल नहीं बैठता। जैसे यहां पर आया तो अब हमें पता है कि जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो आपके पास प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन होती है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोला जाता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जब सीपीयू ने देखा तो उसने उसको यहीं से स्टार्ट करना है जहां से ये प्रीएम्प्ट हुआ था। अब जब यहां पर था तो यहां पर x की वैल्यू कितनी थी 5 के बाद उसने बोला x में एक का इंक्रीमेंट कर दो, x की वैल्यू हो गई 6 और उसने उसको राइट कर दिया। तो हमारे पास प्रोसेस नंबर 2 जो है इसका जो आउटपुट है वो हमें क्या मिली है जी 6 मिली। अब अगर हम देखें तो जो पहला केस है, पहले केस में प्रोसेस नंबर 1 की आउटपुट 6 आ रही है, प्रोसेस नंबर 2 की आउटपुट 5, जबकि केस नंबर 2 में जहां पर दोनों प्रोसेसेस पैरेलल चल रहे थे वहां पर हमें प्रोसेस नंबर 2 की वैल्यू क्या मिली 4 मिली, जो कि रॉन्ग है। अगर हम पहले प्रोसेस नंबर 2 को चलाते, यहां से ये प्रीएम्प्ट होता तो हमारे पास आंसर कुछ और आता, आउटपुट हमें कुछ और मिलती। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बोला जाता है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या है, रेस कंडीशन वो प्रॉब्लम है जिसमें जो हमें आउटपुट मिलती है वो मिलती है एग्जीक्यूशन के ऑर्डर के बेस पर। जिस ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, उस ऑर्डर में हमें आउटपुट मिलता है। अगर हम ऑर्डर को चेंज करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जहां पर रेस लगी हुई है, जो आउटपुट आंसर हमें आ रहा है कि पहले मैं आऊं, इस प्रॉब्लम को रेस कंडीशन बोला जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करते हैं कि जब प्रोसेस पैरेलल रन हो रहे हो तब किसी भी किस्म की इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। जब रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उनको एक्सेस कर रहे हो तो इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।